नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन हमने देखा था, प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इसमें आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। सबसे पहले जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, अलैंगिक प्रजनन क्या है करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो है क्या है? युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के सजीव द्वारा अपने ही समान नए सजीवों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी भी प्रजाति के सजीव द्वारा अपने ही समान नए सजीव का या नवजात सजीव का निर्माण करने की प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें जो है कोई दो कोशिकाओं का संयोग नहीं होता है, दो कोशिकाओं या युग्माणुओं का संयोग नहीं होता है, बिना संयोग के ये प्रजनन होता है। इसके लिए जो है नवजात सजीव, इसीलिए जो है नवजात सजीव जो बनते हैं, नए सजीव प्राप्त होते हैं, वो बिल्कुल मूल सजीव जैसे ही होते हैं। जो मूल सजीव है उनके जैसे ही जो है ये सजीव दिखाई देते हैं। मतलब जनक कोशिका और नया बनी हुई कोशिका, इनमें फर्क नहीं दिखाई देता है। अब ये अलैंगिक प्रजनन के हानि कौन सी है और लाभ क्या है, ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। अलैंगिक प्रजनन की हानि कौन सी है? इसमें जननिक विचरण का अभाव होता है। मतलब गुणसूत्रों का जो है पुनर्संयोग नहीं होता है, जिसके कारण जो है सजीव जो प्राप्त होते हैं, नए सजीव जो प्राप्त होते हैं, उनमें ज्यादा भिन्नता नहीं दिखाई देती है, लगभग एक जैसे सजीव दिखाई देते हैं। अब इससे लाभ क्या है? ये तीव्र गति से होने वाला प्रजनन है। तीव्र गति से होने वाला प्रजनन है, बहुत तेज गति से जो है प्रजनन होता है और नए सजीवों का निर्माण होता चला जाता है। ये जो है इसकी विशेषता हो गई, लाभ हो गए और हानि हो गई। अब अलैंगिक प्रजनन जो है दो प्रकार के सजीवों में होता है, एक कोशिकीय सजीवों में भी होता है और बहुकोशिकीय सजीवों में भी होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा उसमें आपको ध्यान से समझना होगा कि हमें प्रश्न क्या पूछा गया है। एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन पूछा गया तो जो है हमें ये विधियां लिखनी है। पहला कौन सा है? द्विविभाजन। एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, इसमें कितने प्रकार है इसके? पहला है द्विविभाजन। ये द्विविभाजन जो है ये तीन प्रकार का है, साधारण द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन और ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। अब अगर जो है अब ये एक कोशिकीय सजीव मतलब क्या, जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, सारे अपने कार्य एक ही कोशिका द्वारा जो सजीव करते हैं वो एक कोशिकीय सजीव होते हैं। अगर इन एक कोशिकीय सजीवों में जो द्विभाजन होता हुआ अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे आप कि कई दिनों तक जमा हुआ जो पानी तालाब में होता है या कोई जो है छोटा सा डबरा होगा, उसमें जो है इकट्ठा पानी जो होगा उसको ले लीजिए, एक शंक्वाकार पात्र में ले लेंगे और उस पात्र में कुछ गेहूं के दाने डाल देंगे और कुछ जलीय वनस्पति डाल देंगे। 3-4 दिन तक उस पानी को वैसे ही पड़ा रहने देंगे। मतलब वो गेहूं का दाना और जो वनस्पति होगी वो थोड़ा सा विघटन हो जाएगी। फिर चौथे दिन जो है आप क्या करेंगे, उसका पानी, एक बूंद पानी लेंगे, कांच पट्टी पर रखेंगे, कांच पट्टी पर रखकर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर क्या दिखाई देगा? पैरामीशियम जो है चप्पल के आकार, चप्पल के तलवे के आकार के पैरामीशियम होते हैं, ये जो है द्विविभाजन करते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपको अमीबा भी जो है हलचल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। आदि केंद्र की सजीव जो होते हैं, जीवाणु, आदि जीवी जो सजीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, इनमें जो है जो दृश्य केंद्र की तंतु कणिका और हरित लवक जो होते हैं, अंगक जो होते हैं, कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं, तंतु कणिका और हरित लवक, इनमें भी जो है अलैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा ही जो है विभाजन होता है। ठीक है।
इस पद्धति में जो जनक कोशिका बनती है वो समसूत्री विभाजन द्वारा या असमसूत्री पद्धति से जो है विभाजन करती है। अब अलग अलग आदि जीवियों में जो विभाजन होता है, जैसा अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है निश्चित, इसलिए जो है वो कैसा साधारण द्विविभाजन, किसी भी अक्ष से उसका विभाजन हो जाता है, उसका कोई आकार ही नहीं होता है। फिर क्षैतिज द्विविभाजन ये पैरामीशियम में होता है, मतलब आड़े में विभाजन होता है। और युगलिना में जो है इसे खड़े में विभाजन होता है। चलिए हम इसको चित्र द्वारा देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए साधारण द्विविभाजन दिखाया गया है अमीबा में। इसमें अमीबा जो है ये देखिए इसका कोई आकार नहीं होता है, ये जनक कोशिका है, इसे मात्र कोशिका भी कहेंगे, मात्र अमीबा भी कहेंगे। मतलब जो है इसमें ये जो उभार दिखाई देते हैं इनको क्या बोलते हैं, कूटपाद कहते हैं। इन्हीं कूटपादों की सहायता से अमीबा चलता भी है, संचलन करता है। अब जो है पहला स्टेप क्या है, केंद्रक विभाजन होता है। सबसे पहले द्विविभाजन होते समय केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले केंद्रक विभाजन हो रहा है। केंद्रक विभाजन होकर एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं और फिर उसके अगले स्टेप में जो है कोशिका द्रव्य जो होता है इसका विभाजन होता है, बीच में संकुचन का निर्माण होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें शिशु अमीबा या नवजात अमीबा कहते हैं। इस तरह से जो है ये साधारण द्विविभाजन हो गया अमीबा में। इसके बाद देखिए क्षैतिज द्विविभाजन, ये किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल का जो तलवा होता है हमारे, उसकी तरह जो है पैरामीशियम का आकार होता है। इसके चारों ओर बारीक बारीक बाल जैसी संरचना होती है, सीलिया जिसको कहते हैं, उनकी सहायता से ये पानी में तैरता है। इसमें भी सबसे पहले जो है ये मात्र कोशिका है, मात्र पैरामीशियम है, जनक पैरामीशियम है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, इसलिए दीर्घ केंद्रक हो जाता है, लंबा केंद्रक हो जाता है और उसका विभाजन होने लगता है। फिर उसके बाद जो है अगले स्टेप में जो है यहाँ खांच निर्मित होती है, बीच में ये क्षैतिज खांच निर्मित होती है और जो है एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। यहाँ नवजात पैरामीशियम बन जाता है। फिर इसका आकार फिर से बड़ा हो जाता है और जो है ये बड़ा होकर फिर से जनक कोशिकाएं तैयार हो जाती है। इस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला आता है ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन जो है युगलिना में होता है। यहाँ पर मात्र युगलिना है। युगलिना का पहले फिर क्या होगा, फिर केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद फिर से यही कोशिका यहाँ दिखाई है, केंद्रक का विभाजन हो गया, यहाँ एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। इसके बाद पहले दीर्घ केंद्रक हुआ, फिर केंद्रक का विभाजन हो गया, फिर जो है ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े में जो है खांच निर्मित हो जाती है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होके दो शिशु युगलिना तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन। सामान्यतः जो है द्विविभाजन जो होता है ये अनुकूल परिस्थिति में होता है, अर्थात जब सजीव को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है उसे अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि द्विविभाजन जो होता है सजीवों में अनुकूल परिस्थिति में होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में। तो अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं सजीव और जो है ऐसे समय जो है पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है। इसके बाद हम दूसरी पद्धति देखेंगे, बहुविभाजन। बहुविभाजन की पद्धति भी जो है ये अमीबा में होती है। अमीबा जो है या उसके समान जो एक कोशिकीय सजीव जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति जब होती है
तो प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें जो है अपर्याप्त भोजन होता है सजीव को, या अन्य प्रकार की भी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तब अमीबा क्या करता है, अपने जो कूटपाद है, उसके चारों ओर के जो उभार है, कूटपादों को अंदर की ओर कर लेता है और वो गोल आकार कर लेता है। इसके चारों ओर जो है एक संरक्षक पुटी तैयार हो जाती है, संरक्षक आवरण तैयार हो जाता है। इस संरक्षक कठोर आवरण को जो है पुटी कहते हैं। पहले जो है पुटी के अंदर ही अंदर जो है केंद्रक का विभाजन होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर इस पुटी के अंदर ही अंदर बहुत सारे शिशु अमीबा तैयार हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पुटी फट जाती है और अमीबा बाहर निकल आते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। चलिए हम इसको चित्र द्वारा देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अमीबा में बहुविभाजन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया दिखाई गई है। यहाँ पर अमीबा है। यहाँ देखिए बच्चों, जनक अमीबा है। ये एक कोशिकीय सजीव है। प्रतिकूल परिस्थिति जब होती है तब जो है ये बहुविभाजन पद्धति द्वारा प्रजनन करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर इसके जो उभार है कूटपादों को ये अंदर की ओर खींच लेता है और ऐसा गोल हो जाता है, गोलाकार आकार कर लेता है ये। और इसके कोशिका पटल के चारों ओर जो है एक ये कठोर संरक्षक आवरण तैयार हो जाता है। इस संरक्षक कठोर आवरण को जो है क्या बोलते हैं, पुटी कहते हैं, सिस्ट या पुटी कहते हैं। पहले जो है पुटी के अंदर ही अंदर जो है केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर कई केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होकर छोटे छोटे अमीबा तैयार हो जाते हैं। यहाँ दिख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे अमीबा। कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और कई छोटे छोटे अमीबा तैयार हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आती है तो ये पुटी का आवरण जो है, कठोर जो पुटी बनी हुई है, इसका आवरण फट जाता है और ये जो छोटे छोटे शिशु अमीबा जो है मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये बहुविभाजन पद्धति द्वारा प्रजनन पूर्ण होता है। आज हमने एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन की ये दो विधियां पढ़ी, द्विविभाजन और बहुविभाजन। अब हमारी एक विधि बाकी है मुकुलन की, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से वीडियो देख के बार बार समझिए और याद कीजिए, आकृति बना के देखिए। आज इतना ही, धन्यवाद।